नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर 5 जिसका नाम है विधायिका, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स जो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का है, आज आपके लिए इसके वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि ये चैप्टर आपके लिए कार्यपालिका हो जाए, विधायिका हो जाए या न्यायपालिका हो जाए, ये तीनों चैप्टर जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो इस अध्याय में इस पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको विधायिका की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारे भारत में विधायिका की जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता होती है विधायिका की। दूसरे नंबर पे है संसद के दोनों सदन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, किस तरह से इसका निर्माण होता है, इन सभी चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके अलावा आपको संसद के कार्यों को भी देखना है कि संसद के कार्य कैसे होते हैं, संसद किस प्रकार से कार्यों को करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है। इसके अलावा कानून का निर्माण, किसी भी प्रकार के नीति के निर्माण में किस प्रकार से कानून का निर्माण होता है, ये भी इस अध्याय के प्रमुख बिंदु में से एक माने जाते हैं। अगला पॉइंट है संसद की समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण। हालांकि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का नियंत्रण क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका की सीमाएं क्या क्या है, ये ऑलरेडी हमने से पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। चैप्टर 4 में हमने ऑलरेडी इन सब चीजों को डिस्कस कर रखा है। अब हम आपको बताएंगे कि संसद जो होते हैं, जो विधायिका होता है, उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है कार्यपालिका पर। तो सबसे पहले जान लीजिए चैप्टर का निचोड़ पॉइंट यही कहता है, कीवर्ड यही है, विधायिका क्या है। तो देखिए, विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून एवं जन नीतियां बनाने, बदलने एवं हटाने का अधिकार हो। ध्यान समझिएगा कि विधायिका या विधानमंडल एक ऐसे व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जो कानून बनाता है, जनता के लिए नीतियां बनाता है, इसके अलावा इसे बदलने और हटाने का भी कार्य करता है। कौन करता है? विधायिका कहता है। अब देखिए पॉइंट 1 इसमें देख लेते हैं। संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। संघ के विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और दो सदन, राज्य परिषद और जनता का सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, कहलाता है। ध्यान समझिएगा कि संघ की जो विधायिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य परिषद जिसे राज्यसभा कहते हैं, और जनता का सदन जिसे लोकसभा कहते हैं। क्योंकि राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा भी कहते हैं। भारत में कई राज्य हैं और इन सभी राज्यों के विधायिका को हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्रीय शासन में, मतलब डेमोक्रेटिकल सिस्टम में विधायिका का महत्व बहुत ही अधिक होता है। जो भी डेमोक्रेटिकल कंट्री है जहां पे जनता के द्वारा शासन होता है, वहां पे विधायिका का जो महत्व है, इंपोर्टेंस जो है, वो बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये भी एक नंबर का आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहां से तैयार हो सकता है कि भारत में क्या अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि कहां से लिया गया है? ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसद किसे कहते हैं। तो देखिए, संसदीय शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीति व्यवस्था से है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधि के उस निकाय में निहित होती है। ये कहना ये चाहता है कि संसद का मतलब इस शब्द का मतलब ही ऐसे स्थान से है जहां पे सर्वोपरि क्या होता है? जनता होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के उससे अपने कार्यों को करवाती है। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। भारत की अगर बात कर ले तो यहाँ की जो संसद है वो जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता, अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है और जनमत सर्वोपरि है। अब यहाँ पे संसद के माध्यम से यह भी पता चल पाता है कि राजनीति व्यवस्था में जनता जो है वो सबसे ऊपर है। जनता के माध्यम से ही किसी प्रकार के कार्यों को किया जा सकता है। पहला है लोकसभा, जो निम्न सदन है। दूसरा है राज्यसभा, जो उच्च सदन है।
अब देखिए लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा निम्न सदन के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव मतलब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो चुनाव है, चयन है, वो जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अब आपने सुना होगा विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, तो उसको वोट कौन देता है? इन ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। और इनको वोट कौन देता है? तो आम आदमी के द्वारा मतलब जनता के द्वारा इन्हें मत देकर इन्हें जिताया जाता है। 18 साल से अधिक आयु के हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार हो जाता है। यदि आप भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, यदि आपकी आयु 18 वर्ष हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अपने डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। और ये चुनाव करने का तरीका कैसा है? तो मतदान देके। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे। जितने भी सीट है 530 जो सीट है, इन सभी पर जनता के द्वारा ही मतदान दे के इन लोगों को सदन तक पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्यसभा उच्च सदन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, राज्यसभा राज्यों का परिषद है, मतलब ये स्टेट के लिए काम करता है। जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी राज्य हैं और इनके जो सदन है वो क्या कहलाते हैं? राज्यसभा कहलाते हैं। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का यह चुनाव राज्य विधानसभाओं से चुने हुए विधायक करते हैं। मतलब जो विधायक चुन के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो जनता अपने प्रतिनिधि का निर्माण करता है, वो इन सभी का चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या, पूरे जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, उन सभी राज्यों में विधायक की संख्या उनके जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या कहने का मतलब है कि जैसे कुछ जनसंख्याओं को आवंटन कर दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं 5 लाख लोगों पर एक विधायक साहब होंगे, तो ऐसे ही जैसे बिहार की जितनी भी जनसंख्या होगी तो उसे 5 लाख से भाग दे दिया जाएगा और उस हिसाब से विधायक का चुनाव होगा। सरकार के कोई भी सरकार हो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो इसके प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। इन तीनों चीजों के बारे में आपने 9th और 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। अब हम इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं कि विधायिका जो होता है उसका कार्य क्या है, क्या काम है विधायिका का, कौन सा काम करते हैं विधायक साहब? तो विधायक का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, मतलब नीति को बनाना है। जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? विधायक बनाता है। और बजट पारित करना भी काम विधायक का ही होता है। देश के अंदर जितने भी बजट आते हैं उन सभी को जमीनी स्तर पर लाने का काम मतलब बनाने का काम विधायकों के द्वारा ही होता है। ब्रिटेन और भारत में विधायिका मंत्रियों को सीधे सीधे नियंत्रण करते हैं। अब ये जितने भी विधायक साहब हैं, इनका कंट्रोल होता है मंत्रियों पे। जो भी मंत्री बनाए जाते हैं उन मंत्रियों पे इनका कंट्रोल होता है, क्योंकि निचला सदन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को हटा भी सकता है। ये जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये विधायक और सांसद चाहे तो उनको उनके जगह से हटा सकते हैं। विधायकों का कुछ खास निर्वाचन शक्तियां भी प्राप्त होता है। तो ये विधायक का कार्य था। अब हम कार्यपालिका के कार्य को देखते हैं। देखिए, यह देश की अखंडता और एकता को बनाए रखता है। ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में और इसके पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कार्यपालिका के बारे में। अब देखिए ये क्या करता है कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखता है और उसकी रक्षा भी करता है। कार्यपालिका राज्य की विदेश नीति भी बनाती है, मतलब दूसरे देश के साथ कैसा हमारा व्यवहार रहेगा, इस नीति को भी बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। और विदेशी संबंधों का संचालन भी करता है। कार्यपालिका कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह कर कम मतलब कि टैक्स को कम करता है और बढ़ा भी सकता है या लगा भी सकता है या समाप्त भी कर सकता है। ये सब काम किसका है? ये कार्यपालिका का है। तो देखिए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अगर बात की जाए तो जो कार्यपालिका है इसका महत्वपूर्ण काम टैक्स के साथ भी होता है, बढ़ाना, घटाना या समाप्त करना। अगला पॉइंट हमारा कहता है न्यायपालिका का कार्य क्या है।
देखिए, न्यायपालिका के कार्यों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था हमारे सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहला पॉइंट है, विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए जनता के प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करते हैं। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। विधायिका के चुनाव, विधायकों को जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। और इसके बहस, विरोध, प्रदर्शन या और भी जितनी चीजें हैं, इसे जीवंत बनाए रखने में कौन मदद करता है? न्यायपालिका मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इसके अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्ग और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके, यह भी कार्य किसका है? यह भी कार्य न्यायपालिका का है। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन का पुनर्विचार हो, यह भी न्यायपालिका के अंदर आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, ये ऑलरेडी हमने बताया है, और निचला सदन जो है वो लोकसभा है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। यहां से भी आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोग हम यही समझते हैं कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 5 सालों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कितने दिनों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। राज्य सभा एक अस्थायी सदन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इन्हीं सब लोगों का यहाँ पे चुनाव किया जाता है। 5वां पॉइंट कहता है, अमेरिका के द्वितीय सदन, जिसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं, वहां पे सांसदों को सीनेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक एवं कम जनसंख्या, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे अधिक प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से विधायक और सांसद का चुनाव किया जाता है। तो जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है वहां पे अधिक लोग को प्रतिनिधि बनाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें। और देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनाने की योग्यता भी है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ एलिजिबिलिटी भी चाहिए, मतलब योग्यता चाहिए, उस योग्यता को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए, उसमें योग्यता क्या क्या है। तो सबसे पहला योग्यता है कि वो अगर भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है, और आयु कम से कम 30 वर्ष की आयु तो होना ही चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु बिल्कुल कंपलसरी है। अगला पॉइंट कहता है, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। ऑलरेडी हमने कार्यपालिका में इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है, तभी वो इसका मेंबर बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय शक्ति की। तो देखिए, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। 14 दिन के बाद इसे विचार करने का हक नहीं है। संविधान संशोधन जो है, मतलब उसमें जो काट छांट करना है या उसे सुधारना है, ये सारी शक्तियां विधायक के पास होती है। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियां भी होती है। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा जब होता है, जब सारे विधायक और सांसद बैठते हैं, तो वहां पे मंत्रियों से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अन्य शक्तियां भी है, जैसे चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति में घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाना जाना इत्यादि, ये सभी जो है इनके अंदर ये शक्तियां होती है। यहां तक कि ये जज को भी उनके पद से हटाने का काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है इसमें,
लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो विधायक जो है इनके पद को पहले भी हटा सकता है, खत्म कर सकता है। अगला पॉइंट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम संसद के प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि संसद जो होता है वो कौन कौन से काम करता है। अभी हमने विधायक के बारे में सब कुछ जान लिया, अब हम संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद का भी जो प्रमुख कार्य है वो कानून बनाना है, नीति बनाना है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदों का। इसके अलावा वित्तीय कार्य, बजट पारित करना भी संसद का प्रमुख कार्य है। संविधान में संशोधन करना भी संसद का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा चुनाव संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य में भी संसद की अहम भूमिका मानी जाती है। प्रतिनिधित्व करने का भी काम संसद का ही होता है और बहस का जो मंच है जहां पे बहस होता है उसमें भी संसद अपना अहम भूमिका निभाता है। विदेश नीति पर नियंत्रण करने का भी काम इनका होता है और विचारशील कार्य में भी ये अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित करना एवं अस्वीकार कर सकती है। कौन? संसद। और मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें और किसी को जवाब नहीं देना होता है। अब हम बात करते हैं विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप जो अनुच्छेद 107 से 112 कानून का निर्माण करता है, उसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है, पहला पॉइंट है सरकारी विधेयक, दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक के बारे में अब जान लेते हैं। जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, जिसमें आपको धन विधेयक देखने को मिलेगा, संविधान विधेयक देखने को मिलेगा, संविधान संशोधन विधेयक देखने को मिलेगा। वहीं पे हम गैर सरकारी विधेयक की अगर बात कर लें तो संसद का अन्य कोई सदस्य पेश कर सकता है। संसद के जितने भी मेंबर होते हैं 543 के 543 में से कोई सा भी मेंबर प्रस्तुत कर सकता है, जिसे हम साधारण विधेयक देख सकते हैं इसके अंतर्गत और साधारण संशोधन विधेयक देख सकते हैं। अब प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी चीजों को किन किन रूप से चयनित होते हैं। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन जो समिति के स्तर पर होता है, रिपोर्ट पर चर्चा होता है, समिति जो भी रिपोर्ट वहां पे पेश करती है उस पर चर्चा होता है। तृतीय वाचन होता है, वाचन का मतलब होता है इस पे चर्चा करना, इस पे समझदारी दिखाना। दूसरे सदन में प्रक्रिया को घुमाया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति सबसे अहम और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से आपने इस प्रक्रिया को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं संसदीय नियंत्रण के साधन। संसद को कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए किस किस प्रकार से काम किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो तो है बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। मतलब जो संसद को नियंत्रण करना है इसमें सबसे पहले बहस और चर्चा को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, किसी भी प्रकार के कानून को बनाना, उसे संशोधन करना, उसे एक्सेप्ट करना या उसे रिजेक्ट करना। इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण पर भी इनका साधन है, वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से इसे नियंत्रण का साधन माना जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि लगा के मंत्रियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। अब हम बात कर लेंगे संसदीय समितियां क्या होता है। देखिए विभिन्न विधायी एवं दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन किया जाता है, ग्रुप का गठन किया जाता है। संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू माना जाता है इसे। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी भी रखती है, मतलब उसे कंट्रोल भी करता है।
अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय समितियां के बारे में। देखिए, तो पहला पॉइंट जो इसमें देखना है वो है लोक लेखा समिति क्या है। तो देखिए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं, यह देख रेख कौन करता है। तो लोक लेख समिति इसको देखता है कि भारत सरकार के जो भी पैसे आ रहे हैं वो सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा है प्राकलन समिति, खर्च में किफायत किस तरह से की जा सकती है, किस प्रकार से कम खर्च में अच्छे से अच्छे काम को किया जा सकता है, ये कौन करता है, प्राकलन समिति कहता है। और तीसरा जो है वह है लोक उपक्रम, सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या फिर उसमें नुकसान तो नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लोक उपक्रम देखता है। विभागीय अस्थायी समिति के बारे में जान लेते हैं। यह नियमन समिति होता है, विशेषाधिकार समिति होता है, कार्य मंत्रणा समिति होता है और आश्वासन समिति होता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये विभागीय अस्थायी समितियों के अंदर आते हैं, जो किसी न किसी रूप से कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तथार्थ समितियों के बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल देखरेख करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। जब भी जरूरत होती है तो इसका निर्माण किया जाता है। बोफोर्स समझौते से संबंधित संयुक्त समितियां समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। मतलब जितनी भी समितियां बनाई जाती है और जितने भी निष्कर्ष या रिजल्ट इस समितियों से निकाले जाते हैं उसे संसद नामंजूर नहीं करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। तो देखिए, संसद जो है वो स्वयं को सार्थक एवं अनुशासित बनाती है। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो संसद को नियंत्रित भी करता है। अगला है दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया था। 91 संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। यदि कोई भी सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की जो सदस्यता है उसे त्याग पत्र दे तो उसे दल बदल कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे कभी कभी होता है एक पार्टी में होने के बाद भी लोगों के अंदर एकता नहीं होता है, तो इसे वो क्या करते हैं, एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, दल बदल कहेंगे। अध्यक्ष उससे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। सदन का जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये सारी चीजें तो आपको पता है। अगला पॉइंट कहता है भारत में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों को एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक भारत में होने के बावजूद भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सदनीय व्यवस्था है। कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है, जिसमें पहला है निम्न सदन की विधानसभा, दूसरा है उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया है। अब हम द्विसदनीय क्या है वो जान लेते हैं। द्विसदनीय किसे कहते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदनीयता उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। विधायिका में जब 2 सदन होने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था कहेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके विपरीत फिलीपींस एक देश है, जैसे कि कुछ देशों में एक सदनीय सांसद ही होते हैं। जैसा फिलीपींस का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। द्विसदनीय राज्य के बारे में जान लेते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 6 राज्य, बाकी सभी राज्यों में, ये 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और बाकी जितने भी राज्य बच गए उसमें सभी में एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा की शक्तियों के बारे में जान लीजिए। तो विधायी कार्य शक्ति जो है वो विधानसभा की शक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वित्तीय शक्ति भी इनके पास होती है, कार्यपालिका की भी शक्तियां होती है,
चुनाव संबंधी कार्यों की भी शक्तियां होती है और संविधान संशोधन शक्तियां भी विधानसभा की शक्तियों के अंदर मौजूद होता है। विधान परिषद की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है विधायी शक्तियां, दूसरा पॉइंट है वित्तीय शक्तियां और तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका की शक्तियां। ये दोनों सदन राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इनका। संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है, जिससे ये अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर 5 विधायिका, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स को आज डिस्कशन किया गया है। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस है ये। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।